हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। आपके लिए इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी जेईई या नीट से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की मैं सीरीज करा रहा हूं, क्योंकि आपको शायद जानकारी होगी कि आगामी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों का जो वेटेज है वो बढ़ने वाला है। आज आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि बोर्ड परीक्षा 21-22 के लिए जो 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 2 बार उनकी परीक्षा हुआ करेगी। 50% कोर्स एक बार आएगा, 50% फिर दोबारा आएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं उनका संपूर्ण हम लोग व्याख्यात्मक हल करेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर लीजिए, इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फास्फोरस परमाणु के बाह्यतम कोश का क्या विन्यास है। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं दैट इज ग्रुप 5 या ग्रुप 15, इसमें कौन कौन से तत्व देखिए रखे गए हैं आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड एक जो नया तत्व इसमें जुड़ा है वो क्या है, एमसी मास्कोबियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मास्कोबियम, ये नया एलिमेंट है, इसको आप याद रखिएगा। परमाणु क्रमांक कितना नाइट्रोजन का 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा 1s2, 2s2, 2p3, यानी इसके जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, NS2NP3 हो जाएगा। यानी जो बाह्यतम कोश होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इन तत्वों को कहाँ रखा गया, 5th वर्ग में रखा गया है। इसी तरह से फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 7 में आप 8 ऐड कीजिएगा 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी तत्वों के जो बाह्यतम कोश में होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, NH2NP3, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स S सब सेल में एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन P सब सेल में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर 5th ग्रुप एलिमेंट्स इज NH2NP3। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड रंगीन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड देखिए रंगीन है, आपको इसमें रंगीन ऑक्साइड बताना है। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही क्या है, एक रंगीन ऑक्साइड है। NO2 जो है वो ब्राउन कलर की गैस होती है। किस कलर की गैस है, ये ब्राउन कलर की गैस है, ब्राउन गैस है। तो NO2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया कराने पर क्या बनता है। तो देखिए फास्फोरस का फार्मूला मतलब क्या है, यहाँ पर रेड फास्फोरस, कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो रेड फास्फोरस की जा रही है। टेट्राएटॉमिक की फॉर्म में होता है रेड फास्फोरस, और इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे कास्टिक सोडा यानी अगर NaOH के साथ कराएंगे और मीडियम क्या होगा यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन के साथ होती है रिएक्शन, तो इसमें क्या देखिए बनता है, एक तो फास्फीन गैस बनेगी, PH3 फास्फीन प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है NaH2PO2। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है, कई कंपटीशंस में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब सफ़ेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ होती है। तो क्या बनेगा, फास्फीन गैस बनेगी प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। चूँकि यूपी बोर्ड में फास्फीन आपके इस बार नहीं है, लेकिन कंपटीशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बैलेंस अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल 3 लेंगे और
PH3 प्लस 3NaH2PO2। नाम याद रखिएगा फास्फीन, और इसका नाम सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। कभी कभी पूछता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिएगा ये जो अभिक्रिया है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, एक प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रिया है। वो भी इसमें कौन सा टाइप है, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। बी असमानुपातन अभिक्रिया है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक ही तत्व ऑक्सीकृत भी होता है और अपचयित भी होता है, तो इस अभिक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, बी असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रोपोर्शियोनेशन ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 है। ओके, और अगर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर फास्फीन की देखिए कितनी हो गई, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और NaH2PO2 में फास्फोरस की देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1 सोडियम की, -2 ऑक्सीजन की, तो -4, और हाइड्रोजन की +1, तो प्लस की कितनी हो गई 2 और +1 +3 और माइनस, यानी माइनस की 1 यहाँ पर क्या होगी, सॉरी प्लस की 1 आएगी। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की आएगी वो कितनी आएगी, +1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फास्फोरस का देखिए 0 से -3 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और 0 से +1 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए फास्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है। एक ही तत्व अगर ऑक्सीकृत और अपचयित होता है तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद करिएगा इसे। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को आप लगातार लास्ट तक देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा आगामी बोर्ड परीक्षा में भी और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयुक्त है, यानी अमोनिया का जो शुष्कन जो किया जाता है वो किस पदार्थ के साथ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए तो अमोनिया गैस आपको पता है, यानी हम इसकी जो ड्राइंग करेंगे, इसका शुष्कन करेंगे ऐसे यौगिक के साथ करेंगे, यानी जो अमोनिया के साथ अभिक्रिया ना करे। तो यहाँ पर देखिए जो सांद्र H2SO4 है ये अमोनिया के साथ देखिए रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, अमोनियम सल्फेट बना लेगा, अमोनियम सल्फेट बना लेगा। इसी तरह से जो P2O5 क्या बना लेगा, अमोनियम फास्फेट बना लेगा। कैल्शियम क्लोराइड देखिए यहाँ पे क्या बना लेता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया का, CaCl2.NH3। 8 यहाँ पे मॉलिक्यूल इसके लिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें बचा हुआ है क्या, बिना बुझा चूना, दैट इज CaO। और अगर अमोनिया की देखिए अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर इसकी कोई भी देखिए रिएक्शन नहीं होती है, इसीलिए अमोनिया के शुष्कन में कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज CaO। है तो सभी निर्जली कारक होते हैं, सभी क्या हैं, डिहाइड्रेटिंग रीजेंट हैं, बट यहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न तत्वों में उपधातु कौन सा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेटेलॉइड्स है, उपधातु है, यानी कि इसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसा आपको तत्व देखिए यहाँ पर बताना है, तो ऐसा तत्व आपका कौन सा होगा। आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड MC, ये 5th वर्ग के यहाँ पे तत्व दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे होते हैं, ये बेटा उपधातु होते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हैं, उपधातु हैं, और बिस्मिथ और मास्कोबियम कैसे हमारे, ये धातुएं हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, ये अधातु हो गए, यानी नॉन मेटल हो गए। नीचे वाले ये दोनों मेटल हो गए, ओके। और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हैं, उपधातु हैं, मेटेलॉइड्स हो गए। नाउ द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी इज द करेक्ट, SB बोले तो एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज निम्न में प्रथम आयनन विभव का सही क्रम कौन सा है। बहुत देखिए क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है कि प्रथम आयनन विभव का क्रम क्या होगा। आपको पता है कि अगर बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी आयनन ऊर्जा।
तो यहाँ पर हमें जितनी इसको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी वही क्या हो जाएगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा हमेशा घटती है, लेकिन अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो बेटा आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। यानी अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो आवर्त में पीरियड्स में तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। यहाँ पर जो आपको चार दिए हुए हैं वो एक ही आवर्त के तत्व हैं सारे। कौन कौन से हैं, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं सब, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, और फिर क्या आएगा फ्लोरीन। और आपको पता है कि बाएं से दाएं जाने पर प्रथम आयनन ऊर्जा जो होती है वो हमेशा बढ़ती है। तो इसमें सही क्रम क्या होना चाहिए, यानी फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिक होगी, फिर ऑक्सीजन, और फिर नाइट्रोजन, और सबसे कम कार्बन की। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक अपवाद है। यहाँ पर अपवाद क्या है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होगी वो इस ऑक्सीजन से अधिक होगी। इट इज एक्सेप्शनल केस। नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होगी वो ऑक्सीजन से अधिक होगी। ऐसा क्यों है, नाइट्रोजन से अधिक देखिए क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन का जो बाह्यतम कोश जो पी सबसेल है वो क्या है, अर्धपूरित है, और ऑक्सीजन का जो पी सबसेल है वो अपूर्ण है, P4 है। आपको पता है कि अर्धपूरित जो कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा, यानी इस ऑक्सीजन की तुलना में इसको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए 2p3 कक्षक जो होगा वो अधिक स्थायी होगा, अधिक स्टेबल होगा, यानी इसकी आयनन ऊर्जा भी क्या होगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अधिक होगी। तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो सही क्रम होगा बेटा, सबसे अधिक किसकी हो गई, फ्लोरीन की हो गई, फिर क्या आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर कार्बन। यह हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा सी, फ्लोरीन मैक्सिमम, फिर इसी कम नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे रंग की गैस कौन सी है। तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का पहले तो आपको फार्मूला ही देखिए मालूम होना चाहिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है बेटा वो NO होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर हम वायु द्वारा ऑक्सीडेशन देखिए करा देंगे तो क्या देखिए बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिएगा। अब ऑक्सीडेशन कराने पर क्या प्राप्त हुआ, NO2 प्राप्त हुआ। और अभी आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाल भूरे रंग की गैस होती है या सिर्फ भूरे रंग की गैस होती है। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का देखिए पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, N2O। मैं आपको एक बार सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखिए बताता हूँ कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। N2O5 अब इसमें आपको देखिए क्या बताना है कि इसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड वो कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो आपको दो बताना है। तो N2O5 का दूसरा देखिए क्या नाम होता है बेटा, लाफिंग गैस भी इसको दो कहा जाता है, हंसाने वाली गैस, यानी इसको सूंघने से क्या होती है, हंसी आने लगती है, इसलिए इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, यानी लिटमस के प्रति कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्षारकता से देखिए क्वेश्चन जरूर आ जाता है किसी ना किसी कंपटीशन में। H3PO3 की क्षारकता क्या है। तो क्षारकता के लिए क्या है, जो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं यानी ऑक्सी अम्ल हैं, उन ऑक्सी एसिड्स की आपको स्ट्रक्चर देखिए पता होनी चाहिए। क्षारकता का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, जो फास्फोरस के ऑक्साइड होते हैं, फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, यानी ऑक्सी एसिड का मतलब क्या हुआ, यानी
अगर किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सी एसिड कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल क्या है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, HNO3 HNO2। इसी तरह से फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं H3PO3 की। तो देखिएगा क्षारकता पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक तो क्या है, कोई भी ऑक्सी एसिड आ जाए फास्फोरस का, P और O के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा देखिए कितने ऑक्सीजन दो यहाँ पे बचे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन देखिए बचे हैं, और हाइड्रोजन दो कितने दो बचे हैं, 3 आपके पास हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे OH बॉन्ड बना लेंगे फास्फोरस के साथ। एक इसी तरह से OH बॉन्ड और बन जाएगा। एक हाइड्रोजन बचा हुआ है वो क्या देगा, यहाँ से H के द्वारा जुड़े होगा। यानी H3PO3 में जो स्ट्रक्चर होगी P डबल बॉन्ड हो और 2 POH बॉन्ड होंगे और एक बॉन्ड कैसा होगा, PH बॉन्ड होगा। अब ध्यान रखिएगा क्षारकता का मतलब क्या होता है, अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है बेटा कि कितने H+ आयन त्याग रहा है। अब देखिएगा कितने H+ आयन देगा ये। जो फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। तो फास्फोरस हाइड्रोजन जो होता है ये कभी भी वियोजित यहाँ से नहीं होगा। फिर फास्फोरस के साथ जितने OH ग्रुप लगे होते हैं, OH के साथ जो हाइड्रोजन जो लगा हुआ होता है ये क्या होता है, आसानी से डोनेट कर देता है। यानी इसमें जो जितने POH बॉन्ड होंगे उतने ही क्या देगा, ये H+ आयन देगा, और जितने H+ आयन देगा उतनी ही क्या होगी, इसकी क्षारकता होगी। अब जिन लोगों को संरचना नहीं पता है वो क्या बोलेगा, H3PO3 की क्षारकता कितनी होगी, कितने H+ आयन देगा, फटाक से लगा देगा 3। बट ऐसा नहीं है, ये 3 नहीं देगा। ये कितने H+ आयन देगा, ये सिर्फ 2 H+ आयन देगा। कौन कौन से, एक तो ये वाला H वियोजित होगा और एक ये वाला वियोजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप इसका वियोजन करेंगे तो कैसे होगा, H3PO3 जो वियोजित होगा वो किस तरह से होगा, HPO3 2 नेगेटिव की फॉर्म में वियोजित होगा और प्लस क्या देगा, 2H+ आयन देगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर इसकी जो क्षारकता हो जाती है H3PO3 की वो कितनी हो जाती है बेटा, 2 हो जाएगी इसकी क्षारकता। ध्यान रखिएगा H3PO3 की क्षारकता 2। मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूँ, H3PO4 की आपको क्षारकता बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो निश्चित आप बताएंगे कि आर्थोफॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 की क्षारकता क्या होगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन अणु द्विपरमाणुक है जबकि सफ़ेद फास्फोरस का अणु कौन सा है। देखिएगा नाइट्रोजन परमाणु में क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग होती है, मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, पी मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। इसलिए जो नाइट्रोजन है ये क्या बनाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बनाता है, यानी कि हमेशा डाई एटॉमिक की फॉर्म में होगा, N2 की फॉर्म होगा। जबकि सफ़ेद जो फास्फोरस है इसमें एंगल स्ट्रेन इसमें बहुत अधिक होता है। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो P4 की फॉर्म में होता है और टेट्राहेड्रली इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सफ़ेद फास्फोरस क्या होगा, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा एटॉमिक फॉर्म। ओके, और इसकी स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा निम्न तत्वों में किसकी वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है। आपको पता है वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑप्शन आप देखिएगा और आपको आवर्त सारणी में इनकी पोजीशन आपको देखिए मालूम होना चाहिए कि कौन सा तत्व कहाँ रखा गया है। और आपको ये भी मालूम है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ये घटती है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमेशा बढ़ती है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक एक ही वर्ग के तत्व दिए हुए हैं। कार्बन देखिए कहाँ है, 4th वर्ग का तत्व है। तो आपको बताना है कि सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी। आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता घटती है, तो सबसे कम वैद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी बेटा, आर्सेनिक की सबसे कम, सबसे लोएस्ट हो गई। ओके, अब देखिएगा आवर्त में देखिए यहाँ पे 2 तत्व दिए हुए हैं, ये 4th वर्ग का है, ये 5th वर्ग का है। आपको पता है कि 5th वर्ग की जो वैद्युत ऋणात्मकता होगी, नाइट्रोजन की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नाइट्रोजन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
सफ़ेद फास्फोरस यानी वाइट फास्फोरस क्या होता है P4। देखिए बेटा, फास्फोरस के कई अपर रूप होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, ठीक है। तो इनमें जो सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वो कौन सा होता है? वाइट फास्फोरस जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करते हैं, इसको जल के साथ यानी जल में इसको डुबोकर रखा जाता है, नहीं तो क्या करेगा, अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करेगा, वायु से भी क्रिया कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्व का ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकता है। यानी इसमें आपको देखिए क्या बताना है कि जो एम्फोटेरिक जिसका नेचर होगा, ऐसा ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर का होगा, एम्फोटेरिक का मतलब क्या हुआ, उभयधर्मी होगा, वो ऑक्साइड क्या करेगा, अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें से उभयधर्मी तत्व कौन सा है। उभयधर्मी तत्व आपको पता है, पीछे आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर जो उभयधर्मी जो तत्व होगा बेटा वो कौन सा होगा, एंटीमनी होगा उभयधर्मी तत्व। तो इसका जो ऑक्साइड होगा बेटा Hb2O3, ये क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा, अर्थात ये अम्ल के साथ भी क्रिया कर लेगा और क्षार के साथ भी क्रिया कर लेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस सल्फाइड का नारंगी रंग होता है। अगर आपने लैब में सही से काम किया होगा तो आपको ध्यान होगा कि जो आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टिन है, बिस्मिथ है, तो इसमें जब हम लोग किप उपकरण की सहायता से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस देखिए पास की जाती है तो क्या हो जाता है, आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो नारंगी रंग यहाँ पे उत्पन्न करता है। सॉरी, ये नहीं होगा ना, जो एंटीमनी सल्फाइड जो होता है Hb2S3, ये क्या करता है, नारंगी रंग उत्पन्न करता है। आर्सेनिक सल्फाइड येलो कलर उत्पन्न करता है, बिस्मिथ ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद हर बच्चे को पता भी होगा। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, वो यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा होगा, एक होता उत्प्रेरक और एक होता उत्प्रेरक वर्धक। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिकारक की जो क्रियाशीलता है यानी अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। और उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दें, यानी हमने यहाँ पर जो उत्प्रेरक यूज किया है आयरन, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दे तो उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक वर्धक। तो इस क्वेश्चन में जो उत्प्रेरक होगा बेटा वो क्या होगा, आयरन होगा, और जो उत्प्रेरक वर्धक होगा वो मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक। यानी सही आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। आयरन इज द उत्प्रेरक एंड मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक हो गया। इसके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा, मॉलिब्डेनम के स्थान पर हम यहाँ पर क्या प्रयोग दो कर सकते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड का भी देखिए यहाँ पर प्रयोग किया सकता है उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। एल्युमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण का भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोलियम किसे कहते हैं। नाइट्रोलियम कैसे बनता है इसको समझते हैं पहले हम। नाइट्रोलियम कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड का जो सूत्र है वो क्या है, CaCN2। कैल्शियम साइनेमाइड की अगर हम कोक पर अगर इसे प्रवाहित कर दें, N2 पर अगर हम इसे प्रवाहित कर दें नाइट्रोजन गैस हाई टेम्परेचर पे, लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो इसमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक कैल्शियम साइनेमाइड प्राप्त होता है, CaCN2 प्लस कार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो कैल्शियम साइनेमाइड का फार्मूला क्या होगा, CaCN2 होगा। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं CaCN2 प्लस C, तो इन दोनों को एक साथ सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोलियम। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड कीजिएगा, कैल्शियम साइनाइड के स्थान पर कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन से क्रिया कराई तो क्या बना, कैल्शियम साइनामाइड बना और प्लस C बना। तो दोनों को सामूहिक रूप से हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोलियम कहेंगे। और नाइट्रोलियम एक फर्टिलाइज़र की तरह इसका यूज़ किया जाता है। और कैल्शियम साइनेमाइड का अगर हम जल अपघटन करा दें, यानी CaCN2 का अगर हम जल अपघटन करा दें तो क्या बन जाता है, अमोनिया प्राप्त हो जाती है। मैं ज़रा पीछे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो हैबर विधि से जो अमोनिया बनाने की जो रिएक्शन है वो भी आप समझ लीजिएगा क्या होती है, N2 + 3H2 रिवर्सिबल देखिए रिएक्शन होती है, प्लस
3H2 गिव्स 2NH3। आयरन देखिए यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। मॉलिब्डेनम यहाँ पर देखिए बेटा क्या होगा, उत्प्रेरक वर्धक होगा। इस अभिक्रिया के लिए न्यूनतम जो टेम्परेचर है वो कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और जो दाब होता है वो 200 वायुमंडलीय दाब होता है। तैयार कीजिएगा, याद कीजिएगा, हैबर विधि से अमोनिया बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया है कैसी है, ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा देखिए उत्पन्न हो रही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लासा-तेली के नियम के अनुसार इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और चूंकि इस अभिक्रिया में जो दाब है, यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 अणु हैं, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 मॉलिक्यूल का इसका जो आयतन होगा वो कम होगा, इसका आयतन अधिक होगा। यानी इसमें अग्र दिशा में जो दाब है वो कम है, पश्च दिशा में दाब अधिक है। तो दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था आगे की तरफ चली जाती है, इसलिए अभिक्रिया के लिए दाब कैसा होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। और वो उच्च दाब कितना है, उच्च दाब है 200 वायुमंडलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड किस में विलेय है। देखिएगा, सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर किस में विलेय है, आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड किससे रिएक्शन करेगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम सिल्वर क्लोराइड की देखो, नाइट्रिक एसिड में भी अविलेय होता है, गर्म जल में अविलेय है, कास्टिक सोडा से कोई दो रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो होता है सिल्वर क्लोराइड वो विलेय होता है। क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर क्लोराइड क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, यानी एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है। वो कौन सा जटिल यौगिक देखिए यहाँ बनता है, AgNH2 का होल ट्वाइस Cl। डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और प्लस यहाँ से 2H2O निकल जाएंगे। तो डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलेय होगा। नाउ राइट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में डालने पर। बहुत ही अच्छा देखिए क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन अधिकता में डालने पर गहरे नीले रंग का कॉपर अमोनिया संकुल लवण बनता है, इसका सूत्र क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके साथ। तो देखिए कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है भैया, CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन कराइएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि NH4OH से। तो यहाँ पर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए फॉर्म होता है CuNH3 का होल 4 और बाहर क्या आ जाएगा सल्फेट, यानी क्या बनेगा फार्मूला, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट CuNH3 का होल 4 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा SO4। तो नाउ द करेक्ट आंसर इज C इज द करेक्ट आंसर, CuNH3 का होल 4 SO4। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और आ जाएंगे और प्लस 4H2 यहाँ से निकल जाएंगे, सॉरी 2 लीजिएगा 2NH4OH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्लस साइड प्रोडक्ट आपका 2H2O और निकलेगा, बैलेंस आपकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन की अधिकता में नहीं घुलता है। अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करना है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में नहीं घुलता है। देखिएगा अगर आप अधिकता के साथ देखिए रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से कौन कौन, देखिए जिंक हाइड्रोक्साइड भी देखिए घुल जाएगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड भी घुल जाएगा, कैडमियम क्लोराइड बना लेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी घुल जाएगा। लेकिन जो आयरन ऑक्साइड होता है ये बेटा नहीं घुलता है, ये इंसॉल्युबल रहता है अधिकता के साथ अमोनियम क्लोराइड की। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आयरन हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेसलर अभिकर्मक क्या होता है। नेसलर अभिकर्मक देखिए इसमें बहुत अच्छा विकल्प कोई भी नहीं दिया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। नेसलर अभिकर्मक किसे कहते हैं, नेसलर अभिकर्मक का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडेट का जो क्षारीय जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, नेसलर अभिकर्मक कहलाएगा। ध्यान रखिएगा K2HgI4 का क्षारीय विलयन
या तो KOH यहाँ पे मिला सकते हैं या आप NaOH। तो K2HgI4 प्लस KOH या NaOH का जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, नेसलर अभिकर्मक कहलाएगा। और नेसलर अभिकर्मक का उपयोग आप लोगों ने प्रयोगशाला में किया था कि इसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, इसके द्वारा क्या टेस्ट करते हैं, अमोनिया का परीक्षण या अमोनियम आयन का परीक्षण किया जाता है। तो अमोनियम आयन के परीक्षण के लिए नेसलर अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे और नेसलर अभिकर्मक के साथ क्या करता है, अमोनियम आयन जो होता है वो भूरे रंग का छेप देता है। तो नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से कौन सा यौगिक विस्फोटक है। आपने पढ़ा था कि कौन सा यौगिक जो होता है विस्फोटक होता है। देखिएगा, अगर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो होता है एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका हम प्रयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में। PCl5, PCl3, SbCl3 इनमें से कोई नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा, NCl3। आपको बता दूं कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड का जो निर्माण होता है बेटा वो कैसे होता है, अगर अमोनिया की अभिक्रिया आप करा दीजिएगा क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाता है, NCl3 बनता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर हम अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन की अधिकता के साथ कराएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन की अधिकता के साथ कराएं तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड विस्फोटक पदार्थ बनेगा और प्लस 3HCl निकल जाएगी। ठीक है ना। अगर इसी टाइप से क्वेश्चन और भी यहाँ पे देखिए बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर क्लोरीन की अभिक्रिया अमोनिया की अधिकता के साथ कराए तो क्या बनता है। ये भी देखिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर क्या करें हम अमोनिया की अधिकता की अभिक्रिया, यानी इसको मैंने क्या ले लिया, एक्सिस में ले लिया और क्लोरीन कम मात्रा में लिया, तो बेटा क्या देखो बनेगा यहाँ पर, एक तो NH4Cl बनता है और प्लस नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और प्लस नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को आप तो यहाँ पर इसको बैलेंस कीजिए, 8NH3 ले लीजिएगा, 3Cl2 क्या बन जाएगा, 6NH4Cl प्लस N2। दोनों देखिए रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अमोनिया की क्लोरीन के साथ अधिकता, ध्यान रखिएगा ऐसे याद आप कीजिएगा, अगर अमोनिया की अधिकता के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अगर क्लोरीन की अधिकता के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है और प्लस HCl बनता है। तो इस तरह से क्या आपको इनऑर्गेनिक की रिएक्शन आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप लोग इसको कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन इतने ही करते हैं 21। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो इसके सेकंड पार्ट में कराएंगे, हम लोग सेकंड वीडियो में कराएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।